मदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में सुरेंद्रनाथ नाम के एक जमींदार अपने पत्नी के साथ रहते थे। उनके बाल बच्चे सब शहर में रहते थे। सुरेंद्रनाथ के पास काफी जमीन जायदाद थी, परंतु स्वभाव के धूर्त और लालची थे। जमींदार के यहाँ लीला नाम की एक बूढ़ी औरत काम किया करती थी। लीला को सुंदर नाम का एक जवान लड़का था, परंतु जुए और शराब की बुरी लत थी। उसने जमींदार से काफी कर्जा भी ले रखा था। सुंदर के पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। उनकी आखिरी निशानी उनकी 2 बीघा जमीन लीला के लिए छोड़ गए थे। सुंदर अपनी बुरी आदतों के चलते खेती बाड़ी पर कोई ध्यान न देता और घर की सारी जिम्मेदारी लीला पर ही आन पड़ती थी। एक दिन की बात है, लीला जमींदार के यहाँ बरामदे में काम करती होती है और मालकिन कुर्सी पर बैठी होती है और उतने में ही सुरेंद्रनाथ जी घर लौट आते हैं। जमींदार को देखकर लीला घर के अंदर चली जाती है और मालकिन उनसे कहती है, आ गए जी आप। कैसा रहा आपका सफर? तहसील जिस काम के लिए गए थे वो काम हुआ कि नहीं? अरे भगवान, तुमने तो आते ही सवालों की झड़ी लगा दी। सांस भी लेने दोगी या नहीं, या सवाल ही पूछती रहोगी? जाओ कुछ चाय पानी का प्रबंध करो। मालकिन घर के अंदर जाती है और जमींदार के लिए चाय बनाकर लाती है। ये लो जी चाय, और अब बताइए मुझे पूरी बात। सब ठीक रहा, तहसीलदार जी से भी भेंट हो गई। अच्छा एक बात बताओ, ये लीला ठीक से काम तो कर रही है ना? इससे कोई शिकायत तो नहीं? ना जी, ये तो बहुत अच्छा काम करती है। इतना तो एक जवान औरत भी ना करे। अरे तुम एक बात सुनोगी तो खुशी से उछल पड़ोगी। अच्छा जी, ऐसी कौन सी बात है? अरे इसका जवान बिटवा एक नंबर का जुएबाज और नशेड़ी है। उसने मुझसे 20,000 रुपए का कर्ज लिया है। अब वो नशेड़ी जब तक चुकाएगा नहीं, उसकी माँ बिना पैसे लिए अपने यहाँ काम करेगी। वाह जी वाह, आप तो बड़े चतुर है। इसमें तो हमारा बड़ा फायदा है। बरामदे से उठकर मालकिन घर के अंदर जाती है और रसोई घर में आ जाती है। लीला वहाँ पर काम करते देख मालकिन वहाँ कुर्सी डालकर बैठ जाती है और लीला से बतियाने लगती है। अरे लीला, राम जाने तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। तुम्हारा पति भी जल्दी स्वतः सिधार गया और बिटवा देखो तो ऐसा नशेड़ी और जुएबाज। न जाने हमारा कर्जा कैसे उतारोगी। अब क्या करे मालकिन, किस्मत का लिखा कोई टाल सकता है, पर हाँ, तुम्हारा कर्जा हम जरूर चुका देंगे। ऐसे ही 3-4 महीने गुजरते हैं। लीला मालकिन के यहाँ रसोई घर में रोज की तरह काम करती होती है। तभी गांव से एक आदमी दौड़ा दौड़ा जमींदार के यहाँ पहुँचता है और कहता है, अरे ओ लीला, तुम्हारा बिटवा आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा था और उसने बहुत शराब पी रखी थी। उसने अपना संतुलन खो दिया और सर के बल गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनते ही लीला पे जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचती है और फूट फूट कर रोती है। कुछ दिनों बाद बेटे का अंतिम संस्कार और सब विधि निपटा कर लीला जमींदार के यहाँ पहुँचती है और मालकिन से मिलती है और मालकिन लीला से कहती है, लीला, अब तुम्हें हमारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। हमने दूसरी नौकरानी रखी है। लेकिन मालकिन, मैं आपका कर्जा कैसे चुकाऊंगी? देख लीला, अब कर्ज चुकाना तो तेरे बस की बात नहीं, तो कर्ज के बदले तुम्हारी 2 बीघा जमीन और 4 बकरियां हमारी हुई। जमींदार साहब, मुझे कम से कम 2 महीना तो दीजिए। मैं जरूर कुछ करके आपका कर्जा लौटा दूंगी। हाँ ठीक है, अब इतने दिन तुमने हमारे यहाँ काम किया है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, परंतु इससे ज्यादा वक्त मैं नहीं दे सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब। जमींदार का धन्यवाद करके
लीला वहाँ से चली जाती है। मालकिन जमींदार और लीला के बीच हुई ये बात सुनकर मालकिन जमींदार से कहती है, क्यों जी, ये क्या कर दिया आपने? मैं तो आपको बड़ा बुद्धिमान और चतुर समझती थी। उसे मौका देकर तो आपने अपना ही नुकसान कर दिया है। कहीं वो पैसे ले आई तो गई ना जमीन हाथ से। अरे भगवान, मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। मैं सब समझता हूँ। तुम चिंता मत करो, पूरे गांव में उसकी मदद कोई नहीं करेगा। लीला को बड़ी उम्मीद होती है कि कोई ना कोई उसकी मदद जरूर करेगा। वो गांव के सभी धनी लोगों के घर घर जाकर मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। लीला समझ जाती है कि गांव में उसकी मदद कोई नहीं करेगा। वो बहुत दुखी हो जाती है और घर के एक कोने में बैठकर कुछ सोचने करने लगती है कि अब वो अपने पति की अमानत, उसके खेत कैसे बचाएगी। तभी सोचते सोचते उसके मन में एक विचार आता है और अगले ही सुबह लीला अपनी गोथड़ी बांधकर शहर के लिए रवाना हो जाती है, इस उम्मीद पर कि शहर में उसे कुछ न कुछ काम मिल जाएगा। शहर पहुंचते ही लीला घर घर जाकर नौकरी के लिए पूछती है, परंतु हर जगह उसके हाथ निराशा ही हाथ लगती है। चलते चलते वो थक जाती है और एक छाव वाली जगह पर आराम करने के लिए बैठ जाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो देखती है कि उसके ठीक पीछे एक बड़ा सा घर है। उसे उस घर के अंदर जाने के लिए संकोच होता है, लेकिन लीला हिम्मत जुटाकर उस घर में प्रवेश करती है और देखती है कि सामने एक बड़े से कमरे में आराम कुर्सी पर एक साहब उदास मुद्रा में बैठे हुए दिखाई देते हैं। दरवाजे के पास जाकर लीला आवाज लगाती है। तभी एक महिला अंदर से आती है और लीला उससे कहती है, बिटिया, बड़ी दूर गांव से काम की तलाश में शहर आई हूँ। तुम्हारे यहाँ मेरे लायक कोई काम मिल जाए तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा बेटा। नहीं माँ जी, हमारे यहाँ तो फिलहाल तुम्हारे लायक कोई नौकरी नहीं है। लीला बड़े ही उदास मन से वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे एक आवाज रोक लेती है। पीछे मुड़कर देखती है तो वही साहब उसे दरवाजे पे खड़े मिलते हैं। लीला को देखते ही उनके मुख पर प्रसन्नता आ जाती है। लीला का चेहरा हूबहू उनकी माँ से मिलता था, जिनका स्वर्गवास कुछ ही दिन पहले हुआ था। साहब लीला को घर की बगिया संभालने का काम देते हैं और घर के सभी को हिदायत देते हैं कि उसका कहाँ माने। साहब लीला को कुछ एडवांस पैसे दे देते हैं। पैसा पाकर लीला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह पहली फुर्सत में गांव जाकर जमींदार का कर्जा चुकाती है। शहर जाकर लीला के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। अब वह शहर में रहती है और सप्ताह में एक बार साहब उसे बड़ी सी गाड़ी में गांव ले जाते हैं। वो लीला को माँ कह के बुलाते हैं तो गांव वालों को बड़ा आश्चर्य और कौतूहल होता और सभी उसे कहते हैं कि लीला, तू बड़ी किस्मत वाली है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।